अपन ने पढ़ा कोलराउस के नियम के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग पढ़े थे। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं पहला। दूसरा पढ़ा अपन ने आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ा। और उसके बाद में तीसरा अनुप्रयोग पढ़ा वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद में किस तरह से कोलराउस नियम के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं और एग्जाम में किस तरह से आते हैं वो देखे। सभी टाइप के क्या देखे, न्यूमेरिकल देखे। अब आपका वो एक पोर्शन पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ विद्युत रासायनिक सेल, या इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या डैनियल सेल कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब देखो इस सेल को दूसरा नाम क्या दिया गया, वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, या इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। देखो इस तरह के सेल्स में क्या होता है कि इनके विद्युत अपघट्य में स्वतः ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती रहती है। अपने आप ही क्या होता रहता है, ऑक्सीकरण, और क्या होता रहता है, दूसरे सिरे पे रिडक्शन अपचयन होता रहता है। तो इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कारण ही इनमें क्या उत्पन्न होती है भाई, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो देखो ये सेल 2 इलेक्ट्रोड का बना होता है, एक पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे पे क्या होता है रिडक्शन होता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोड में यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर उसी समय क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हमेशा क्या रहती है, लगातार चली रहती है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अर्थात केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, these are called electrochemical cell। देखो वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह क्या कहलाता है भाई, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसे डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या इसको क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहते हैं और वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इस सेल के अंदर भाई स्वतः ही क्या होते रहता है, ऑक्सीकरण अपचयन, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा। इन सेलों में विद्युत अपघट्य का स्वतः ही ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, विद्युत अपघट्य की स्वतः ही ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया होती रहती है, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
जो ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और अपचयन होता है, इसके द्वारा ये क्या उत्पन्न होती है भाई, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन सेल का निर्माण दो इलेक्ट्रोड द्वारा होता है। कितने इलेक्ट्रोड के द्वारा होता है भाई, दो इलेक्ट्रोड, एक तो एनोड होगा, दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। तो इन सेल का निर्माण दो इलेक्ट्रोड के द्वारा होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल की तरह कार्य करता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल की तरह कार्य करता है। तो देखो, वह युक्ति जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं भाई, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या कहते हैं वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इन सेलों में क्या होता है, विद्युत अपघटन का स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता रहता है, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इन सेल का निर्माण कितने इलेक्ट्रोड से होता है, दो इलेक्ट्रोड से होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, एक अर्ध सेल की तरह कार्य करता है। तो देखो, दोनों इलेक्ट्रोड में क्या हो जाएगा, एक तो क्या होगा, एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा भाई, कैथोड होगा। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन या आप कह सकते हो ऑक्सीकरण, और इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन या आप कहोगे अपचयन। इस कैथोड पर क्या होगा भाई, अपचयन, और एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से अभी, किस तरह से बनता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, इसका डायग्राम कैसा होता है, सेल प्रदर्शीकरण कैसे करते हैं, ये सब चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इससे क्या कहते हैं भाई, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। और इन सेलों में विद्युत अपघटन का स्वतः क्या होता रहता है, ऑक्सीकरण अपचयन, और जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। और इस सेल का निर्माण कितने इलेक्ट्रोड से होता है, दो इलेक्ट्रोड से होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड अपने आप में एक अर्ध सेल, आधे सेल के समान कार्य करता है। दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से हो जाएगा, एक तो एनोड होगा, एक क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ये सामान्य परिभाषा होगी किसकी, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा होगी। देखो, अब अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या आपका वोल्टेज। तो देखो, जो आपका डैनियल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल होता है, दो पात्र के अंदर क्या रखे रहते हैं, उसके दो इलेक्ट्रोड रखे रहते हैं। दाएं भाग में जो पात्र होता है उसके अंदर जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लगा रहता है, और बाएं भाग के अंदर जो पात्र होता है वो क्या होता है भाई, दाएं भाग के अंदर किसका रहता है, कॉपर धातु का, और बाएं भाग में लेफ्ट साइड में किसका रहता है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड रहता है। और ये इलेक्ट्रोड किसके सॉल्यूशन में डूबा रहता है, जिंक सल्फेट के 1 मोलर विलयन में डूबा रहता है। जबकि दाएं भाग में जो आपका इलेक्ट्रोड है वो किसके सॉल्यूशन में डूबा रहता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन रहता है। तो देखो, और ये दोनों पात्र किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, एक लवण सेतु यू आकार की क्या होती है, ट्यूब होती है, जिसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं या लवण सेतु बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है,
जुड़े रहते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को बाह्य परिपथ की सहायता से एक वोल्टामीटर या किसी बाह्य परिपथ की सहायता से क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है भाई, गैल्वेनिक सेल का क्या होता है, डायग्राम होता है। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, और इस शार्ट ब्रिज का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है। देखो जब सेल्स क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अर्थात डिस्चार्जिंग के समय ये रिएक्शन होती है। अपन फिर कंडीशन लेके भी चलेंगे भाई, बाह्य विद्युत वाहन ज्यादा लोगे कम लोगे बराबर लोगे तो क्या, वो ये पढ़ने के बाद में। तो देखो जो बाएं भाग में आपका इलेक्ट्रोड होता है वो किसका रहता है, जिंक धातु का, और किसके अंदर डूबा रहता है, जिंक सल्फेट के विलयन में। और दाएं भाग का इलेक्ट्रोड किसका होता है, कॉपर धातु का, और किसके अंदर डूबा रहता है, कॉपर सल्फेट के 1 मोलर विलयन में डूबा रहता है। बीच में युवाकार की ट्यूब रहती है जिसको क्या कहते हैं, लवण सेतु। इस लवण सेतु में KCl या Na2SO4 सोडियम सल्फेट का AgBr के साथ अगर के साथ में एक क्या भरा रहता है, विलयन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, KCl या Na2SO4 प्लस AgBr का अगर के साथ क्या भरा रहता है, विलयन भरा रहता है। इस ट्यूब के दोनों सिरों पे क्या कर दिया जाता है, कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, अर्थात रुई से इसके सिरे को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि जो लवण सेतु के अंदर आपने ये आयन भर रखे हैं ये क्या नहीं आ जाए, आपके विद्युत अपघट्य के विलयन में नहीं आ जाए। तो लवण सेतु के अंदर क्या भरा रहता है भाई, पूछ लेते हैं एग्जाम में, KCl प्लस AgBr या Na2SO4 या AgBr का अगर के साथ विलयन। तो लवण सेतु के अंदर तो ये होता है, दोनों तरफ क्या लगे रहता है, कॉटन प्लग। अब यहाँ पे ऊपर क्या लगा रहता है, एक वोल्टामीटर लगा रहता है। जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है वो क्या कहलाता है, एनोड, और राइट साइड का इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, कैथोड। जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है वो क्या कहलाता है, एनोड, और राइट साइड का इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, कैथोड। तो एनोड के ऊपर क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखो जब ये सेल कार्य करता है तो क्या होता है, एनोड पर जो आपकी जिंक धातु है वो क्या होगी, ऑक्सीकृत होगी, अर्थात जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 आयनों के रूप में, जिंक +2 आयनों के रूप में किस में आएगी भाई, इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, इस पात्र में आ जाएगा, किसके रूप में, जिंक +2 के रूप में। अब जो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे वो कहां जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे। और कॉपर +2 धातु होती है जो इस विद्युत अपघट्य के विलयन में से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो आपका राइट साइड का इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पे तो जिंक +2 आयन कहाँ आ रहे हैं, विलयन के अंदर, जबकि राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके ऊपर जमा हो रहा है, कॉपर के रूप में, जो आपका दाएं भाग का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर। तो देखो दिखा रखा है आपको अलग से, तो ये क्या हो गया, अवक्षेपित कॉपर, अर्थात कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, तो वो इलेक्ट्रोड के ऊपर अवक्षेपित हो जाएगा। तो समय के साथ में ये इलेक्ट्रोड थोड़ा कमजोर होता है और ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, अवक्षेपित होके थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो कहां से कहां होता है भाई, एनोड टू कैथोड, कहां से कहां होता है भाई, एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा भाई, कैथोड टू एनोड। धारा किधर से किधर आएगी भाई, ये किसका हो गया भाई, धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह किधर से किधर हो गया, कैथोड से एनोड की ओर हो गया। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन विद्युत धारा क्या प्रवाहित होती है, इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। तो इस तरह से ये क्या होता है आपका गैल्वेनिक सेल। अब बात करते हैं लवण सेतु के कार्य की। देखो लवण सेतु को कार्य एक तो सबसे बड़ा कार्य क्या है, ये दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, सेल को परिपूरित कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। और दूसरा इस
पात्र के अंदर भरा हुआ विद्युत अपघट्य किधर नहीं जा रहा, इस पात्र के अंदर नहीं जा रहा। और ये सारे आयन क्या होते हैं भाई, निष्क्रिय होते हैं, जो इनके साथ किसी के साथ क्रिया नहीं करते। तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल क्या करता है, कार्य करता है। तो एक बार दोबारा से समझ लो, गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, दो पात्र होते हैं, दोनों पात्रों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। जो बायां भाग का पात्र होता है लेफ्ट साइड का, वो उसमें क्या रखा रहता है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, और राइट साइड वाले में क्या रखा रहता है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड। लेफ्ट साइड में किसका विद्युत अपघट्य भरा रहता है, जिंक सल्फेट का 1 मोलर विलयन, और राइट साइड वाले में किसका भरा रहता है, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर विलयन। दोनों आपस में एक यू आकार की ट्यूब के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को बाह्य परिपथ की सहायता से आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 के रूप में कहा आता है विलयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, बाह्य परिपथ से कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, जहां पे विलयन में कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, राइट साइड का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या हो रहा है, अपचयन। तो आपको सीधी सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक क्या याद रखोगे, अलोन, ALONE, अलोन मतलब एनोड, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, और एन मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है भाई, नेगेटिव, और कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव। जबकि अपन ने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था उसमें उल्टा था, कैथोड कैसा था, नेगेटिव, और एनोड कैसा था, पॉजिटिव। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या है, उल्टा, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप क्या याद रखोगे, अलोन से बस एक याद रख लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे मतलब क्या हो गया, एनोड कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, एनोड पर क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव। और राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है, और किस तरह से ये कार्य करता है इसका थ्योरी मैं अभी लिख रहा हूं। तो ये क्या होगा, बिल्कुल इजी सा सेल है। फिर अपन देखेंगे एनोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होती है, कैथोड पर क्या होती है, कुल सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, और इस सेल का प्रदर्शीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से नोट करो। देखो अब बात करते हैं इस सेल की कार्य प्रणाली। तो क्या होता है भाई, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर 2 बीकर होते हैं, जिनमें एक बीकर में जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट ZnSO4 के, ZnSO4 के 1 इलेक्ट्रोड, ZnSO4 के 1 मोलर विलयन में डूबा रहता
रहता है तथा दूसरे बीकर में कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डूबा रहता है। दूसरे बीकर में कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट CuSO4 के 1 मोलर विलयन में डूबा रहता है। अब ये दोनों बीकर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं भाई? एक यू आकार की छड़ के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। दोनों बीकर एक कांच की यू आकार की ट्यूब द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में एक यू आकार की कांच की नली द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु में KCl या Na2SO4 का अगर के साथ बना पेस्ट भरा होता है तथा इस नली के दोनों तरफ कॉटन प्लग अर्थात रुई कॉटन प्लग लगे होते हैं। तो देखो, और अब आगे क्या होगा? बाह्य परिपथ की सहायता से इसको क्या कर दिया जाता है? दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को तार की सहायता से बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। देखो, अब सेल कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? जिंक धातु की छड़ से किधर जाएंगे? कॉपर धातु की छड़ पे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड जिंक धातु की छड़ से बाह्य परिपथ द्वारा कॉपर धातु की छड़ पर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे भाई? जिंक धातु की छड़ से कहां जाएंगे? कॉपर धातु की छड़ पर। तो अब क्या हो जाएगा भाई? जिंक धातु की छड़ पर जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में परिवर्तित हो जाएगा? जिंक +2 आयनों में। अतः जिंक धातु इलेक्ट्रोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 आयनों में परिवर्तित हो जाती है तथा
जिंक +2 आयन विलयन में आ जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जिंक धातु की छड़ से कहा जाएंगे कॉपर धातु की छड़ पर, तो क्या होगा, जिंक धातु इलेक्ट्रॉन पर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसके रूप में आ जाएगी भाई, जिंक +2 आयनों के रूप में। और जिंक +2 आयन कहां चले जाएंगे, विलयन के अंदर चले जाएंगे। और विलयन से कॉपर +2 आयन, विलयन से कॉपर +2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। ग्रहण करके कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। तो देखो विलयन से क्या होगा, कॉपर +2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेंगे, कॉपर धातु पर क्या होने लग जाते हैं, जमने लग जाते हैं। तो देखो इस सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 बीकर होते हैं, जिनमें एक बीकर में क्या रहता है भाई, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड या छड़ किस में डूबा रहता है, ZnSO4 के 1 मोलर सॉल्यूशन में डूबा रहता है। जबकि दूसरे बीकर में क्या होता है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। और विलयन की सांद्रता या मोलरता कितनी रहती है, 1 मोलर रहती है। दोनों बीकर एक कांच की यू आकार की ट्यूब द्वारा आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यू आकार की ट्यूब द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, लवण सेतु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। और लवण सेतु में KCl या Na2SO4 का अगर अगर के साथ पेस्ट भरा होता है, तथा इस नली के दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, कॉटन प्लग लगे रहते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को तार की सहायता से बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहां से कहां होगा, जिंक धातु की छड़ से बाह्य परिपथ द्वारा कॉपर धातु की छड़ पर। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां जाते हैं, कॉपर धातु की छड़ पर जाते हैं। अतः जिंक धातु अब क्या करेगी, धातु इलेक्ट्रोड पर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में परिवर्तित हो जाएगी, जिंक +2 आयनों में परिवर्तित हो जाती है, तथा जिंक +2 आयन विलयन में आ जाते हैं। और विलयन में दूसरे बीकर में क्या होता है, विलयन में उपस्थित कॉपर +2 आयन ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड पर जमा होने लग जाते हैं। तो समय के साथ में जो आपका कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है वो कॉपर के जमा होने के साथ साथ क्या हो जाता है, थिक होने लग जाता है। तो ये क्या है, इसकी क्रिया विधि। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण द्वारा, भाई ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण द्वारा एनोड का कार्य
करती है। अर्थात जिंक धातु इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। तथा कॉपर धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन द्वारा कैथोड का कार्य करती है। अपचयन द्वारा कैथोड का कार्य करती है। तो जिंक इलेक्ट्रोड तो किसका कार्य करेगा भाई? एनोड का। वहां पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। और कॉपर धातु इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? कैथोड का। और क्या होगा वहां पे? अपचयन होगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो अपन अब देखते हैं क्या कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, अर्थात कॉपर धातु इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, और एनोड पर या जिंक धातु इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होती है। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी भाई? एनोड पर क्या हो रहा है? आपका जिंक धातु है जो क्या कर रहा है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? किस में जा रहा है? जिंक +2 के रूप में एक्वस विलयन में जा रहा है +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो यहाँ पे जो एनोड पर क्या होगा? जिंक धातु क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी? जिंक +2 आयन के रूप में। और ये जिंक +2 आयन क्या हो जाएंगे? विलयन के अंदर चले जाएंगे। अब बात करते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया तो देखो कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर +2 आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित हो रहा है। तो क्या होगा? कॉपर +2 एक्वस मतलब जलीय या विलयन +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है भाई? कॉपर सॉलिड मतलब ठोस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अर्धसैल अभिक्रिया। उपरोक्त अभिक्रियाओं को अर्धसैल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्धसैल अभिक्रिया। अब अर्धसैल अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई? अपने आप में ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पर ये अभिक्रिया हो रही है, मतलब आधा सेल है। दूसरे इलेक्ट्रोड पर ये अभिक्रिया हो रही है, ये भी क्या है? अपने आप में आधा सेल है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अर्धसैल अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन ने देखा एनोड के ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जबकि कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में इलेक्ट्रोड के ऊपर अवक्षेपित हो रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया क्या कहलाती है? अर्धसैल अभिक्रिया। अब अपन लिखते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया या नेट सेल रिएक्शन। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई? संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखो संपूर्ण सेल अभिक्रिया यहीं पे एनोड पे और कैथोड पे दोनों का योग हो जाएगी संपूर्ण सेल। देखो जिंक सॉलिड यहाँ पे ये तो आपस में ये तो कट नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में कट जाएंगे भाई। इनको ऐड करोगे तो दोनों तरफ आएगी। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस क्या बन जाएगा भाई आपका? जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी? गैल्वेनिक सेल के लिए ये। अब आपको होगी सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? जब इनको दोनों को ऐड करोगे आप तो लेफ्ट भाग में क्या आएगा? ये +2 इलेक्ट्रॉन, राइट भाग में ये दोनों +2 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं का योग करके लिखी जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर दें। तो देखो
गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जिंक धातु इलेक्ट्रोड त्याग कर क्या करती है, ऑक्सीकरण द्वारा किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। जिंक पे क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण। क्यों होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। जबकि कॉपर धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करती है भाई, अपचयन द्वारा कैथोड का कार्य करती है। एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, जिंक धातु विलयन के अंदर क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और विलयन में जिंक +2 आयनों के रूप में चला जाएगा। अर्थात एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जबकि कैथोड पर क्या होती है, कॉपर +2 आयन विलयन के क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसके रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, कॉपर के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो कैथोड पर क्या होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या होता है, कैथोड के ऊपर अपचयन होता है। और इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड अपने आप में क्या है, आधा सेल है। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, संपूर्ण सेल बनाया जाता है। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है, जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है, इन दोनों का योगी क्या कहलाता है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो तो लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेम टर्म्स है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस से क्या बन जाएगा आपका, जिंक +2 और कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, एनोड टू कैथोड, अर्थात जिंक धातु के इलेक्ट्रोड से किधर हो रहा है, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड पर। जबकि ध्यान रखना धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, कॉपर धातु इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड से एनोड की ओर, कॉपर धातु इलेक्ट्रोड से जिंक धातु इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें ध्यान रखना, नोट डाल के क्या, गैल्वेनिक सेल में फर्स्ट बात, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, एनोड टू कैथोड अर्थात जिंक धातु इलेक्ट्रोड से कॉपर धातु इलेक्ट्रोड पर। जबकि धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, कैथोड टू एनोड। तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर अर्थात जिंक धातु इलेक्ट्रोड से कॉपर धातु इलेक्ट्रोड की ओर होता है। अर्थात किधर से किधर होगा भाई, एनोड टू कैथोड। जबकि ये ध्यान रखना, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड अर्थात कॉपर धातु इलेक्ट्रोड से जिंक धातु इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, कैथोड टू एनोड। जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर।
तीसरी बात याद रखना, तो गैल्वेनिक सेल होता है उसका ईएमएफ कितना होता है भाई 1.1 वोल्ट। ये मैं आपको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन सेल पढ़ाऊंगा और किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल निकालना सिखाऊंगा, तब आपको ये निकाल के बताऊंगा कि गैल्वेनिक सेल का प्रतिरोध ये विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है, तो ई नोट गैल्वेनिक सेल कितना होता है भाई 1.1 वोल्ट। अब बात करते हैं फोर्थ, लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य, तो देखो लवण सेतु क्या काम कर रहा था, एक तो दोनों सेलों को जोड़ रहा था, आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण कर रहा था, दूसरा उन दोनों सेलों के आयनों की विद्युत उदासीनता को क्या कर रहा था, बनाए रख रहा था। अर्थात इस बीकर के आयन किधर नहीं जा रहे थे, उस बीकर के अंदर नहीं जा रहे थे। तो दो मुख्य कार्य हो गए भाई। पहला काम क्या हो गया, लवण सेतु आंतरिक आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, अर्थात दोनों सेल को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। और दूसरा कार्य क्या है, लवण सेतु दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। अर्थात दोनों विलयनों के आयनों को आपस में क्या करता है, आपस में संयुक्त नहीं होने देता, आपस में मिलने नहीं देता। तो लवण सेतु कार्य हो गए, तो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा क्या हो गया, विद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या गैल्वेनिक सेल की, कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर, अर्थात जिंक धातु इलेक्ट्रोड से कॉपर धातु इलेक्ट्रोड की ओर। और जबकि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, कैथोड से एनोड की ओर, अर्थात कॉपर धातु इलेक्ट्रोड से जिंक धातु इलेक्ट्रोड की ओर। और इसके ईएमएफ का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आता है, मैं जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा और हाइड्रोजन सेल पढ़ा के किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल निकालना बताऊंगा, तब इससे अगले वाला टॉपिक वही है, तब बताऊंगा कि इसका मान 1.1 वोल्ट क्यों आता है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ा अपन ने, लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के दो ही कार्य होते हैं, एक तो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा क्या करता है, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। अर्थात दोनों विलयनों के विद्युत अपघट्यों को आपस में मिलने नहीं देता। तो ये बात हो गई गैल्वेनिक सेल के बारे में, किस तरह से कार्य करता है, क्या क्या किसका बनाव होता है। अब पढ़ेंगे सेल प्रदर्शनीकरण, अर्थात गैल्वेनिक सेल या किसी दूसरे सेल को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार इसको नोट करो। अब बात करते हैं अपन सेल प्रदर्शनी या सेल निरूपण कैसे करते हैं। अर्थात कोई भी आपको सेल की अभिक्रिया दे दी तो आपको सेल क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न सेल को सेल प्रदर्शनी या सेल निरूपण लिखिए, तो उसके कुछ रूल होते हैं। देखो सेल प्रदर्शनी में या सेल निरूपण में बाईं तरफ तो किसको लिखते हैं, एनोड को, और दाईं तरफ किसको लिखते हैं, कैथोड को। अब बात करते हैं एनोड को कैसे लिखते हैं। एनोड पर पहले धातु आयन आता है, उसके
बाद में क्या धातु आती है, फिर क्या आता है धातु आयन। और धातु आयन या तो एक खड़ी रेखा द्वारा या अर्धविराम द्वारा क्या होता है पृथक होते हैं। और धातु आयन के बाद में आपके विद्युत अपघट्य की सांद्रता लिखी होती है। जबकि कैथोड पर क्या होता है, पहले धातु आयन आता है, उसके बाद में धातु आती है। और धातु आयन और धातु वही अर्धविराम या एक खड़ी रेखा द्वारा पृथक रहते हैं। और लास्ट में अपन ने लवण सेतु से जुड़ा, तो कैथोड और एनोड को दोनों को लवण सेतु द्वारा पृथक करते हैं, अर्थात दो लंबी क्या होती है खड़ी लाइन के द्वारा क्या करते हैं पृथक करते हैं। तो पहला नियम देखते हैं क्या होता है। सेल निरूपण में या सेल प्रदर्शनी में, सेल निरूपण में एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। एनोड को किधर लिखोगे भाई, बाईं ओर, और फिर किसको लिखोगे कैथोड को। अर्थात मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं, पहले क्या लिखोगे आप एनोड और फिर क्या लिखोगे आप कैथोड लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये किस में हो जाएगा राइट साइड में हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन, क्या एनोड के लिए करते हैं। एनोड पर सर्वप्रथम धातु को तथा उसके बाद धातु आयन को लिखते हैं। एनोड पर पहले किसको लिखते हैं भाई धातु को, फिर किसको लिखते हैं धातु आयन को, तथा दोनों को या तो अर्धविराम द्वारा या एक खड़ी रेखा द्वारा, तथा दोनों को एक खड़ी रेखा या अर्धविराम चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं तथा धातु आयन के बाद क्या लिखते हैं भाई विलयन की सांद्रता लिखते हैं। धातु आयन के बाद कोष्टक में क्या लिखते हैं, तथा धातु आयन के बाद कोष्टक में मोलर सांद्रता को लिखते हैं। धातु आयन के बाद में क्या लिखते हैं कोष्टक में मोलर सांद्रता को। अब देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखोगे भाई धातु को, एम मतलब मेटल कैसे होता है भाई ठोस। और उसके बाद में किसको लिखोगे आप धातु आयन को। धातु आयन मतलब कोई भी आवेश होगा इसके ऊपर, या तो इन दोनों को किससे पृथक करोगे भाई इस खड़ी रेखा से, या क्या लिखोगे दोनों को अर्धविराम से पृथक करोगे। मेटल सॉलिड इस तरह का क्या होता है अर्धविराम, और अंत में क्या आएगा भाई मेटल आयन धातु आयन। उसके बाद में कोष्टक में किसको लिखते हैं धातु आयन, बाद में इनकी सांद्रता को। आपने मान लिया 1 मोलर लिया है, 2 मोलर लिया है, 0.05 मोलर, जो भी मोलरता है सांद्रता है उसको लिखते हैं। तो इसको किससे प्रदर्शित करोगे आप, तो एनोड को किस तरह से लिखोगे, पहले धातु आयन, उसके पहले धातु, फिर क्या लिखोगे धातु आयन। और धातु आयन किस अवस्था में होता है भाई एक्वस जलीय विलयन अवस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप एक ही, और धातु के साथ क्या लगाओगे एस मतलब क्या होता है सॉलिड। तो एनोड पर क्या होगा सबसे पहले धातु को फिर धातु आयन को, दोनों को किससे पृथक करते हैं, या तो इस तरह की खड़ी रेखा के द्वारा या अर्धविराम चिन्ह के द्वारा पृथक करते हैं। जबकि तीसरा रूल क्या हो जाएगा कैथोड के लिए, कैथोड पर पहले कौन आएगा धातु आयन, उसके बाद में कौन आएगा धातु आएगा। कैथोड पर सर्वप्रथम धातु आयन तथा
फिर धातु को लिखते हैं तथा दोनों को खड़ी रेखा या अर्ध विराम चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं। तो एनोड का उल्टा क्या हो जाएगा, कैथोड। पहले कौन आएगा, धातु आयन, उसके बाद में क्या आएगा, धातु। तो पहले क्या लिखोगे भाई, एम प्लस एक्वस, और इसके पीछे क्या लिखोगे, इसकी सांद्रता को, मोलर सांद्रता को। या तो आप क्या करोगे, अर्धविराम द्वारा पृथक करोगे दोनों को, या आप इनको एक खड़ी रेखा द्वारा पृथक करोगे। तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एक्वस 1 मेटल सॉलिड। तो देखो कैथोड पर एनोड का उल्टा हो रहा है, पहले धातु आयन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, धातु आ रहा है। जबकि एनोड पर पहले किसको लिख रहे थे आप, धातु को, उसके बाद में किसको लिख रहे थे, धातु आयन को। जबकि कैथोड पर उल्टा हो रहा है भाई, पहले किसको लिख रहे हो, धातु को, धातु आयन को, फिर क्या लिख रहे हो, धातु को। और धातु आयन के बाद में दोनों में क्या है, ब्रैकेट में सांद्रता, दोनों को किससे पृथक कर रहे हो, या तो अर्धविराम द्वारा या एक खड़ी रेखा द्वारा। तो इस तरह से कैथोड और एनोड को निरूपित करते हैं। उसके बाद में अपन लिखते हैं लवण सेतु को कैसे। तो ये नोट करो, दोबारा से सुनो। सेल निरूपण में क्या होता है भाई, एनोड को किधर लिखते हैं, बाई साइड में, और कैथोड को किधर लिखते हैं, दाई साइड में। एनोड पर सबसे पहले किसको लिखते हैं, धातु को, उसके बाद में किसको लिखते हैं, धातु आयन को लिखते हैं, और दोनों को एक खड़ी रेखा या अर्धविराम चिन्ह द्वारा क्या कर दिया जाता है, पृथक करते हैं। तथा धातु आयन के बाद कोष्टक में क्या लिखते हैं भाई, मोलर सांद्रता। तो सबसे पहले देखो मेटल सॉलिड लिखा हुआ है, दोनों पृथक हो रहे हैं। उसके बाद में Mn+ मतलब धातु आयन, धातु आयन क्या रहता है, विलयन अवस्था में, इसलिए एक्वस लगाया, और बाद में क्या लिख दी, सांद्रता। ये खड़ी रेखा नहीं दर्शाते हो तो क्या लिखोगे आप, अर्धविराम चिन्ह। और कैथोड पर एनोड का क्या होता है, उल्टा, पहले क्या लिखोगे, धातु आयन, फिर क्या लिखोगे, धातु को, और दोनों को खड़ी रेखा द्वारा या अर्धविराम द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, धातु आयन Mn+, और उसके बाद में क्या लिखी, इसकी सांद्रता, फिर अर्धविराम चिन्ह लगाया, फिर मेटल सॉलिड। या आप क्या कर सकते हो, अर्धविराम की जगह एक खड़ी रेखा कर सकते हो। तो इस तरह से कैथोड और एनोड पर क्या करते हैं, सेल को लिखते हैं। अब बात करते हैं इस सेल में जो आपका लवण सेतु था उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। दोनों अर्धशैलों को पृथक करने वाले लवण सेतु को दो समांतर खड़ी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो भाई, दो खड़ी समांतर रेखाओं द्वारा। तो देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे, एनोड को, फिर किसको लिखेंगे, कैथोड को, बीच में क्या लगाएंगे, लवण सेतु। तो एनोड पर क्या लिख रहे थे, पहले धातु को, और बीच में क्या लगा रहे थे अपन, खड़ी रेखा द्वारा। फिर क्या लिख रहे थे, धातु आयन, और इसके बाद में क्या लिख रहे थे, इन दोनों की सांद्रता। जबकि कैथोड पर पहले क्या आ रहा था, धातु आयन, और बाद में इसके बाद में क्या लिखोगे, इसकी सांद्रता, और बाद में क्या आ रहा था आपका, धातु। और इन दोनों को किससे पृथक करोगे भाई,
लवण सेतु के द्वारा। तो लवण सेतु को किससे पृथक करोगे? इस तरह से दो समांतर लाइनों के द्वारा क्या प्रदर्शित करोगे? लवण सेतु के। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया भाई? एनोड का। ये क्या हो गया? लवण सेतु। और ये क्या हो गया आपका? कैथोड का निरूपण। ये किसका हो गया? कैथोड का। तो कैथोड पर पहले क्या लिख रहे थे? धातु आयन, उसके बाद में धातु। एनोड पर पहले धातु, उसके बाद में धातु आयन। और धातु आयन के साथ क्या लिख रहे हैं? दोनों में इनकी मोलर सांद्रता। और लवण सेतु को दर्शाने के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों को दो खड़ी रेखा द्वारा क्या कर रहे हैं? समांतर रेखाओं द्वारा क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन गैल्वेनिक सेल के प्रदर्शनीकरण की। गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शनीकरण। गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शनीकरण। देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या हो रहा था? जिंक धातु जिंक +2 में कन्वर्ट हो रही थी। और कैथोड पर कॉपर धातु किस में कन्वर्ट हो रही थी? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में। तो एनोड पर क्या हो रहा था भाई? जिंक धातु, उसके बाद में क्या लिखोगे? जिंक +2 आयन एक्वस AQ। और फिर क्या लिखोगे? मोलर सांद्रता 1 मोलर लिया था। उसके बाद में क्या लगाओगे आप? लवण सेतु। कैथोड पर क्या हो रहा था? कॉपर +2 एक्वस 1 मोलर था। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो रहा था भाई? कॉपर सॉलिड में। तो पहले धातु, धातु आयन, फिर लवण सेतु आ गया, फिर धातु आयन, फिर धातु। तो इस तरह से क्या होता है भाई? गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शनीकरण होता है। एनोड पर क्या होगा? जिंक से जिंक +2 बनेगा। और कैथोड पर कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर बनेगा। तो एनोड पर क्या लिखते हैं? पहले दोबारा से सुनो, बाएं साइड में किसको लिखते हैं? एनोड को। दाएं साइड में किसको लिखते हैं? कैथोड को। एनोड पर पहले किसको लिखते हैं? धातु को। उसके बाद में किसको लिखते हैं? धातु आयन को। धातु आयन के बाद दोनों को किससे पृथक करते हैं? या तो एक खड़ी रेखा द्वारा या अर्धविराम द्वारा। धातु आयन के बाद में क्या लिखते हैं? मोलर सांद्रता। जबकि कैथोड पर क्या होता है? पहले के क्या लिखा जाता है? धातु आयन, उसके बाद में धातु। और दोनों को किससे पृथक करते हैं? खड़ी रेखा द्वारा। दोनों को जोड़ने वाले लवण सेतु को दो पैरेलल लाइन द्वारा क्या करते हैं? दर्शाते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? देखो पहले जिंक धातु एनोड पर, फिर जिंक +2 धातु आयन। यहाँ पे पहले धातु आयन और क्या था? जिंक इलेक्ट्रोड क्या था? एनोड की तरह। ये किसकी तरह था? कैथोड की तरह। तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शनीकरण करते हैं। और किसी भी गैल्वेनिक का ही क्या, किसी भी सेल का आप क्या कर सकते हो? प्रदर्शनीकरण कर सकते हो। एनोड पर क्या लिखोगे? पहले धातु और धातु आयन। और फिर क्या लिखोगे? कैथोड पर क्या लिखोगे? पहले धातु आयन और धातु लिखोगे। तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला किसके लिए? एनोड के लिए। कि किसी भी सेल को, आपका गैल्वेनिक सेल ही नहीं, कोई सा भी सेल हो, उसका प्रदर्शनीकरण ऐसे ही करते हैं। पहले एनोड को लिखते हैं, फिर लवण सेतु को, फिर क्या लिखते हैं? कैथोड को। एनोड पर पहले धातु को, फिर धातु आयन को। जबकि कैथोड पर पहले धातु आयन को, फिर धातु को लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? सेल प्रदर्शनीकरण करते हैं। अब देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा ये डायग्राम सही बना लेना, बोर्ड पे आया नहीं है पूरा। मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। 3 कंडीशन देखो। पहली कंडीशन में उसने सभी में क्या है? डैनियल सेल है आपका, गैनियल सेल। वो क्या कह रहा है पहली कंडीशन में? यदि आपके बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट से क्या है? कम है। मैंने अभी लिखवाया था गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। तो यदि देखो बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट से कम है, अर्थात देखो कौन सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है? सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है। तो सेल से क्या प्राप्त होगी आपको? विद्युत ऊर्जा। तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे भाई? जिंक की छड़ से किधर जाएंगे? कॉपर की छड़ की तरफ। और धारा किधर से किधर बहेगी? आपकी कॉपर से किधर बहेगी? आपके जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई?
प्रणाली में यही तो पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे थे, जिंक से कैथोड की ओर। और धारा किधर से किधर जाएगी, धारा कैथोड से एनोड की, और धारा किधर से किधर जाएगी भाई, कैथोड से एनोड की ओर। तो अपन ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, उसमें यही तो हो रही है, जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा, एनोड से कैथोड की ओर, अर्थात जिंक धातु से कॉपर धातु की ओर। और विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की ओर। कंडीशन क्या है भाई, ये वाली, जब सेल के विद्युत वाहक बल का मान बाह्य विद्युत वाहक बल से क्या है, ज्यादा है, तो किसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा सेल, अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगा। अरे वो भाई जो ज्यादा बलशाली होता है उसके अकॉर्डिंग फैसले होते हैं। तो यहाँ पे सेल, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल किससे ज्यादा है, अब बाहर से जो लगा रहे हो उससे ज्यादा है। तो ई बाह्य क्या है, इज लेस देन क्या है, 1.1 वोल्ट से, तो गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित होंगे, एनोड से कैथोड की ओर, तथा धारा किधर से किधर जाएगी भाई, कैथोड से एनोड की ओर। जो अपन ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कार्य। अर्थात ये काम किसके समय होता है, जब सेल डिस्चार्ज होता है, जब बैटरी कार्य करती है। तो ये कार्य किसके वक्त होता है भाई, डिस्चार्जिंग के वक्त, डिस्चार्जिंग के वक्त। जब बैटरी से अपन लाइट लेते हैं तब क्या होता है, डिस्चार्ज होती है बैटरी, तो उस वक्त क्या होता है ये, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल आपके बाह्य विद्युत वाहक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। एनोड जिंक धातु का है, कैथोड किसका है, कॉपर धातु का। यदि एक कंडीशन ये हो जाए भाई कि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान आपके 1.1 इलेक्ट्रोन वोल्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों का मान बराबर हो जाए तो क्या होगा भाई, न तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और न ही धारा, दोनों का मान बराबर हो जाए तो न तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे और न ही विद्युत धारा, अर्थात कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगी। जब दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो न तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और न ही धारा का प्रवाह होगा, अर्थात कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगी। जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाए, बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर, तो कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगी, न तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और न ही क्या होगा, आपकी धारा का प्रवाह होगा, यदि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 के वोल्ट के बराबर। तीसरी कंडीशन है आपकी, यदि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, 1.1 वोल्ट से ज्यादा, तो भाई जो ज्यादा ताकत हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो किधर से किधर हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर, धारा किधर से किधर जाएगी भाई आपकी, एनोड से कैथोड की ओर। तो ये कंडीशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, और धारा का प्रवाह किधर हो जाएगा, धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, धारा किधर से किधर होने लग जाएगी, एनोड से कैथोड की ओर। तो ये किस वक्त होता है भाई, जब बैटरी को अपन चार्ज करते हैं, चार्जिंग के समय क्या हो जाती है, सेल अभिक्रिया उल्टी, उस वक्त अपना बाह्य विद्युत वाहक बल जो अपनी लाइट होती है उसका मान क्या हो जाता है, बैटरी के ईएमएफ से, अरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा 1.1 वोल्ट से, तो बाह्य विद्युत वाहक बल ज्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या चल जाएगी, उल्टी। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएंगे, कैथोड से एनोड की ओर, और धारा किधर से किधर जाएगी, एनोड से कैथोड की ओर। और ये किस वक्त होती है, जब बैटरी को आप चार्ज करते हो उस वक्त। तो तीनों कंडीशन ध्यान रखना, यदि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर, धारा किधर से किधर जाती है, कैथोड से एनोड की ओर। और ये किस वक्त होती है, डिस्चार्ज के वक्त, जब बैटरी विद्युत ऊर्जा देती है। यदि दूसरी कंडीशन क्या लिखी है अपन ने,
कि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट के बराबर है, तो न तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, न ही क्या होगा, धारा का प्रवाह। अर्थात क्या हो जाएगा भाई, कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि आपके बाह्य विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उल्टा हो जाएगा भाई, कैथोड से एनोड की ओर, और धारा का प्रवाह किधर हो जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर। और ये अभिक्रिया कब होती है, जब आप बैटरी को चार्ज करते हो। तो ये 3 कंडीशन देखे आपकी बुक में है। तो बाह्य विद्युत वाहक बल यदि बराबर तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यदि बाह्य विद्युत वाहक बल ज्यादा है तो सेल अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, और जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान क्या है, कम है, तो सेल जिस तरह से कार्य करता है उस तरह से। तो ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ था, तो वो मैंने आपको बता दिया। तीन कंडीशन है, ध्यान रखना, किसमें तो सेल अभिक्रिया सही चलती है और किसमें उल्टी। तो जब उल्टी कब चलती है, जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपका गैल्वेनिक सेल क्या हो गया, कंप्लीट। कल मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, क्या परिभाषा होती है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कैथोड कौन बनता है, एनोड कौन बनता है। आपका एक टॉपिक मैंने विद्युत अपघटनी सेल में छोड़ा था, सेल के उत्पाद, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद में पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक क्या शेयर करो। थैंक यू।